Darius DJ. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। आज से शुरू होने वाला है क्लास 9th मैथमेटिक्स का आईआईटी सीरीज। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था हमारे वीडियोस पे कि सर क्लास 10th का वीडियोस, क्लास 11th 12th का वीडियोस बहुत लोग बना रहा है। सर आप क्लास 9th पे फोकस करिए, क्लास 9th के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमने बहुत कुछ सोचा। पहले से मेरे मन में ये बातें चल रही थी कि नहीं, क्यों नहीं क्लास 9th के लिए भी कुछ किया जाए। और हमने भी देख रहा था कि क्लास 9th का मैथमेटिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है, इवन 8th पे 7th पे 6th पे जोर नहीं दिया जा रहा है। और आप तो जानते हैं कि बच्चा एक ही बार पैदा होता है तो आईआईटी में नहीं चला जाता है, वो एक सीढ़ियाँ होती है जिसे उसे लागना ही पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे ही करके जाएगा। तो अगर बच्चा आईआईटी का प्रिपरेशन करता है और वहाँ पर जाके फंस जाता है, इसका क्या कारण है? क्यों बच्चा नहीं कर पाता है तैयारी? चाहे मेडिकल का भी तैयारी क्यों नहीं हो गया, या कंपटीशन में बैठता है तो फेल हो जाता है, उसे दिक्कत होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है, क्या लॉजिक है? तो उसका लॉजिक सब जानते हैं, बेसिक का अच्छा नहीं होना। अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है तो चीज़ें जब हमें समझाई जाएगी तो हमें नहीं समझ में आएगा, और जब हमें समझ में नहीं आएगा चीज़ें तो हमारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, और इंटरेस्ट नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से हम उतना मन से अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास 11th में 12th में जाने के बाद आपका मन लगे पढ़ाई में और आप मैथमेटिक्स में चाहे अच्छा करें, चाहे अपने आईआईटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अच्छा करें, या कंपटीशन में अच्छा करें, एक मम्मी पापा का जो सपना होता है या आपका खुद सपना होता है कि नहीं हमको लाइफ में अपनी ज़िंदगी में कुछ कर जाना है, वो पूरा कर सकें, उसके लिए आपका मन पढ़ाई से ना हटे। आप 8th से ही, 7th से ही, 6th से ही, 5th से ही, मैंने जितना पहले से बच्चों को एक्टिव कराएं। गार्जियन है, देख रहे हैं वीडियो, तो गार्जियन को हम बोल रहे हैं कि बच्चा अगर शुरू में मजबूत हो गया ना तो आगे को आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो बस बता देना है कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो खुद ही ढूंढ लेगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। वो खुद बताएगा, पापा हमें यहाँ एडमिशन करा दो, पापा हमें ये पढ़ना है, पापा हमें ये करना है, मम्मी हमें ये करना है। लेकिन अगर उसका बेस ही कमज़ोर हो गया, उसका खुद ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ एडमिशन करवा दें। कोटा में जानते हैं लाखों लाखों का फीस दे के लोग बेचता है बच्चों को, और जानता है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं करेगा, फिर भी उसको एक भरोसा रहता है कि नहीं वहाँ जाने के बाद शायद कुछ कर ले। अरे भाई, शुरू में ही आपने मेहनत नहीं किया, शुरू में ही कहा जाता है ना, संदीप महेश्वरी साहब ने कहा था कि शुरू में ही आप मतलब भूल के नीम का पेड़ लगा लिए और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें से आम हम खाएं। अरे नीम का पेड़ है तो वो तो कड़वा ही होगा। तो अगर आप शुरू में ही बच्चों का परवरिश अच्छे से करें, अच्छा से प्रिपरेशन उसका बेसिक सही करवा दें, तो खुद समझदार बनता जाएगा धीरे धीरे। आप अपना कैरियर देखते रहिए, बच्चा अपना कैरियर देखते रहेगा, वो खाली आपको बताते रहेगा कि पापा जी या मम्मी जी हमको ये करना है वो करना है। बात समझ में आ रहा है ना? और आप उसको समझेंगे कि नहीं ये बात सही है, ये गलत है। आप दो लोगों से राय लेंगे कि नहीं ये बच्चा सही कर रहा है। अगर गलत भी कर रहा है तो आप उसे समझाएंगे कि नहीं देखो ये करोगे ना तो ये दिक्कत होगी, तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो आग। तो खुद बताएगा कि नहीं हाँ है आग, हम कर सकते हैं। आप एकदम फ्री छोड़ दें उसको, आज़ादी छोड़ दें कि आप तुम निर्णय लो। लेकिन शुरू में जो 10th तक की मेहनत है, 10th तक की दिन मतलब क्या बोलते हैं उसको, 10th तक का जो सीढ़ियाँ है उसे आप अच्छा करवाने का ज़रूर कोशिश करें। तो उसी के बेसिस पे हमने अभी 9th का वीडियो शुरू किया है। हम 8th 7th 6th भी की भी मैथमेटिक्स का वीडियो, चाहे और भी साइंस वगैरह का वीडियो शुरू करेंगे, और एकदम वो आईआईटी फाउंडेशन के लिए रहेगा। जो भी आईआईटी नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोज़ रहेंगे, ठीक है ना? ऐसे बच्चे जो केवल और केवल 10th में पास होना चाहते हैं शादी करने के लिए,
11th-12th में पास होना चाहते हैं शादी करने के लिए, भैया शादी तो वहाँ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नौकरी अब चाहिए। अगर छोकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए, नहीं बहुत आप किस्मत वाले होंगे तो आपको विदाउट नौकरी छोकरी मिल सकती है। तो एक बड़ा मतलब हमको बड़ा अजीब लगता है, लड़कियों को बड़ा आराम है। आप कहेंगे कैसे? अरे खाली मेकअप सेकअप मार लेना है, अपने आप को मेंटेन रखना है, नहीं उसको अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो अब ये भी ख़त्म होने वाला है लड़कियों, ध्यान दो, अब ये भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब लोग समझदार हो रहे हैं धीरे धीरे, पढ़े लिखे हो रहे हैं धीरे धीरे, तो वो जानते हैं कि बाहरी सुंदरता केवल देखने से नहीं होता है, अंदर की सुंदरता ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अंदर से अपने आप को इतना परफेक्ट बना लो, इतना स्ट्रांग बना लो कि तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलो लेक्चर तो देंगे तो हम देते ही रह जाएंगे। आज जो काम के लिए हम आए हुए हैं उस काम को शुरू किया जाए। क्लास 9th का मैथमेटिक्स का IIT सीरीज चलने वाला है और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे क्लास, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। मतलब वो हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा अगर ये कहेगा फ्यूचर में कि हमको साधन नहीं मिल पाया, हमको ये नहीं, मतलब हम कमज़ोर थे, शुरू में पापा जी ध्यान नहीं दिए, ये वो गलत करेगा, है ना। ये आज का डेट का वीडियो देख लो, और आज से हम कंटिन्यू हो गए हैं तो एकदम बवाल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। एकदम बेसिक से उठाएंगे, एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे, एकदम बेसिक से उठाएंगे, एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। और आपको जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, आप हमें बताएं और हम उसको दूर करेंगे। एक और सुविधा हम आपको दे रहे हैं, ये सुविधा है अपने नंबर का 870 946 896 6। जो भी बेसिक में दिक्कत हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अभी साइंस से भी रिलेटेड आप पूछ सकते हो, जो चीज़ें होगी जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, या कोई बढ़िया वीडियोस होगा, दूसरे का भी वीडियोस होगा, हम उसे आपके पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब शुरू किया जाए। देखिए, जो एक बात और बताना था कि हमने बच्चों से पहले कमेंट मतलब एक पोल लगाया था, और उस पोल में हमने बच्चों से पूछने का कोशिश किया था कि कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए। देखिए 3 चैप्टर में हम बच्चों से पूछे थे। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल और कोऑर्डिनेट, किसको शुरू किया जाए, ठीक है ना। विच चैप्टर ऑफ क्लास 9th मैथ्स शुड बी स्टार्टेड लेटेस्ट लेक्चर फॉर 2022-2023, ठीक है ना। देखिए तो 65%, ठीक है ना। तो हम पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट करने वाले हैं और एकदम बेहतरीन लेक्चर मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग बिना देर के हुए शुरू कर ही देते हैं अपना चैप्टर। एकदम क्या बात है, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। जो भी कमज़ोर बच्चे हैं अपने आप को कमज़ोर ना समझें, क्योंकि उस लेवल तक हम तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन एकदम बेसिक से जाएंगे। कमज़ोर बच्चा से उठाएंगे, एकदम वीक बच्चा से उठाएंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? यानी कि कमज़ोर बच्चा अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझेगा, थोड़ा सा मेहनत करेगा, कर सकता है। अगर अच्छा बच्चा 2 घंटा अधिक मेहनत करता है तो हम 4 घंटा अधिक मेहनत कर लेंगे, हम 5 घंटा अधिक मेहनत कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। एक्सक्यूजेस देना बंद करिएगा क्लास 9th के बच्चों। मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर लाइफ में कुछ करना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, तो एक्सक्यूजेस देना बंद करो। कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं, हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं, हम फला हैं, हम ढिमका हैं, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। ओनली अपने आप को पढ़ाई करो और कुछ करके दिखाओ, और किया जा सकता है, क्योंकि आपके सामने हम बहुत एनर्जेटिक वे में आ रहे हैं और एकदम बवाल लेक्चर लेकर आएंगे। उसके हेल्प से आप क्वेश्चंस का धज्जियाँ उड़ा देंगे एकदम, और आपके धज्जियाँ उड़ाने का जो प्रूफ है वो हम खुद देंगे लाइव। हम लाइव टेस्ट लेंगे और उसमें लाइव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और आप खुद कमेंट सेक्शन में बताते जाओगे सर इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेन और कॉपी लेके बैठना होगा। जो वीक बच्चे हैं वो भी, जो अच्छे बच्चे हैं वो भी, एकदम बेसिक से उठाएंगे, हम पहले भी बोले हुए हैं, ठीक है ना। देखिए ये IIT फाउंडेशन का पियर्सन का बुक है, ठीक है ना। इसी बुक को और भी 1-2 बुक को हम फॉलो कर रहे हैं जो एकदम हाई लेवल के मैथमेटिक्स को बताते हैं, ठीक है ना। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप ये भी बुक देख सकते हैं,
वही बुक है, उसी का नया वर्जन है, ठीक है ना। तो पियर्सन का बुक एकदम शुरू होगा और एकदम आईआईटी का पूरा सीरीज शुरू करेंगे। यहाँ लिखा हुआ भी है, अब देखेंगे द आईआईटी फाउंडेशन सीरीज। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी तो हो गई थी आपकी। चलिए अब एकदम इंट्रोडक्शन से शुरू किया जाए, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ें इसको ध्यान से, कि बिफोर लर्निंग द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिनोमियल्स द टर्म्स लाइक कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव टू अंडरस्टूड। यानी कि जब पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको शुरू जो हम कर रहे हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसके पहले हमको कुछ छोटे छोटे टर्म को जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? तो क्या हम पहले ही बोले कि एकदम हम बेसिक से चीज़ों को शुरू कर रहे हैं, हाई लेवल तक ले जा रहे हैं। तो बच्चे को पकड़ में ही नहीं आए तो दिक्कत होगी ना। तो बच्चे कैसे पकड़ेंगे, उसके लिए जो पहले के कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे जो मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होते हैं उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो उसमें सबसे पहला टर्म है आपका कांस्टेंट टर्म। क्या है कांस्टेंट टर्म? किसे कहते हैं? वेरिएबल्स किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? लाइक टर्म्स किसे कहते हैं? अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं? उसके बाद आपका कोफिशिएंट किसे कहते हैं? ये सारी चीज़ें हम लोग पहले सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट समझते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका वैल्यू बदलता नहीं है, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, -2 हो गया, -3.2 हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके कांस्टेंट हैं। तो आप डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं कि अ नंबर हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ऐसा नंबर जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल 8 हो गया, चाहे 1/2, चाहे 9.4, चाहे 18.5, चाहे √2, ... ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट नंबर है। अब आ जाते हैं हम अगला, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, है ना। तो ऐसा नंबर जिनका वैल्यू बदल सकता हो, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज बदल सकता हो, उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग वेरिएबल्स को x से, y से, z से, a से, b से, c से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंबल से डिनोट करते हैं। वो इसलिए कि अगर हमको x का वैल्यू 10 बोल दे तो 10 रख दें, x का वैल्यू 11 भी बोल सकते हैं, 12 भी बोल सकते हैं, -1/2 भी बोल सकते हैं, -1/3 भी बोल सकते हैं, इस तरह तो बहुत सारा बोल सकते हैं। तो इस तरह से x का डिफरेंट वैल्यूज हम रख सकते हैं, कंटेन कर सकता है x, तो इसीलिए इसे वेरिएबल्स नाम दिया जाता है। तो यहाँ डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, अ नंबर विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ये बात समझ में आ गई। और भी वेरिएबल्स के एग्जाम्पल हैं जिसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे ये तो पता चल गया कि x, y, z का डिफरेंट वैल्यूज रखने से डिफरेंट वैल्यूज माना जाएगा, तो वो भी वेरिएबल्स है। लेकिन क्या ये जो लिखा हुआ है कि अ वेरिएबल रेज टू एनी नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑल्सो अ वेरिएबल, क्या मतलब है इसका? एक वेरिएबल जिसका पावर को हम बढ़ाते हैं, नॉन जीरो पावर, माने कि जीरो छोड़ के कोई और नंबर हम दे देते हो उसके पावर के रूप में। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, x का पावर में हम 5 लगा दिए, y का पावर में हम 8/3 लगा दिए, z के पावर में हम 0.6 लगा दिए। तो क्या ये पूरा नंबर 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर x के पावर में अगर आ गया तो ये पूरा नंबर x का पावर 5, चाहे y का पावर 8/3, चाहे z का पावर 0.6, ये वेरिएबल्स रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? आप खुद सोच के देखो। अभी भी तुम x का वैल्यू 1 रखोगे तो x का पावर 5 1 देगा। x का वैल्यू अगर तुम मान लो, चलो ये x का बॉक्स बना लेते हैं, ये x का पावर 5 का, x 1 डाले तो 1 का पावर 5 1 ही आएगा, x 2 डाले तो ये 2 का पावर 5 यानी कि 32 आएगा। फिर x का वैल्यू अगर तुम 3 डाले तो यहाँ 3 का पावर 5, 81 में 3 का गुणा करेंगे 243 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर x डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है तो निश्चित रूप से x का पावर 5 करने से, चाहे हम कोई पावर न्यूमेरिकल ही रख दें, लेकिन x के वेरी होने से पावर भी बदलेगा, क्योंकि
जब 1 डालेंगे तो 1 के पावर की तरह वो बना लेगा, जब 2 डालेंगे तो 2 की पावर में वो अलग वैल्यू देगा, 3 के पावर में अलग वैल्यू देगा। मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स का पावर को रेस करने से भी वो वेरिएबल्स ही रहता है, वो बदल नहीं जाता है। अब अगला पॉइंट है और, वो भी देखिए आप, ये 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला है हमारा अ नंबर विच इज द प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट अ वेरिएबल इज ऑल्सो अ वेरिएबल। कह रहा है कि एक ऐसा नंबर जो प्रोडक्ट हो कांस्टेंट नंबर का और वेरिएबल्स नंबर का। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल होता है। जैसे 8 कर लिए, एक्स क्यू कर लिए, तो 8 एक कांस्टेंट था और एक्स क्यू एक वेरिएबल था, मल्टीप्लाई कर दिए तो वो भी वेरिएबल हो गया। फिर आपका -7x है, तो -7 कांस्टेंट था, इनटू एक्स कर दिए, वो भी वेरिएबल हो गया। 4 हो गया और x का पावर 12 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि कोई कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो ऐसा नहीं कि उसे कांस्टेंट नाम देंगे। हाँ, 8 कांस्टेंट जरूर है, लेकिन हम 8 नहीं पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि 8x क्यूब क्या है, यानी ये पूरा पूछ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वेरिएबल होगा। अब अगला है हमारा अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन इज ऑल्सो अ वेरिएबल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय प्लस साइन और माइनस साइन इज ऑल्सो अ वेरिएबल। जैसे कि एक्स क्यू हो गया, वाई क्यू हो गया और जेड हो गया, तो एक्स क्यू और वाई क्यू को हम माइनस लगा दिए और जेड के साथ प्लस लगा दिए, तो ये पूरा जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस जेड, ये वेरिएबल रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? अरे भैया वेरिएबल रहेगा, क्योंकि अभी भी हम एक्स का वैल्यू अलग डालें, फिर दूसरा अलग डालें, तीसरा अलग डालें, चौथा अलग डालें, तो इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना। तो वेरिएबल्स का मतलब बदलता रहे, कभी फिक्स नहीं हो सके, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। आई होप कि आपने वेरिएबल को अच्छी तरह से समझ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो कि जैसे 8x है और हमारा 7 है, इसको हम प्लस के साथ जोड़ दिए, तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स था, और 7 क्या था, कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्शन कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो जो चीज तैयार होता है उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, किसका कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, जिसे कनेक्ट किया जाए प्लस से, चाहे माइनस से, चाहे मल्टीप्लाई से, चाहे डिवाइड से, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 8x था, वेरिएबल था, और 7 था, जोड़ दिए। 11x स्क्वायर था, 13x था, घटा दिए। 5x का पावर 4 था, प्लस 8x स्क्वायर y कर दिए, या सिंपल हम 3x डिवाइडेड बाई 5y कर दिए। मतलब समझ में आया? या 5 इंटू वाई कर दिए, या 3y स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर कर दिए। मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट कर देना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देने से जो चीज़ जनरेट होके आता है उसे ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसमें हम लोग डिवाइड में भी y को रख सकते हैं, डिवाइड में भी x को रख सकते हैं। जैसे 3x स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो हैं। अब अगला आता है हमारा टर्म्स किसे कहते हैं, ठीक है ना। टर्म किसे कहते हैं? लिखा है द पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से पढ़ के देखो। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही हिस्सा, लेकिन वो हिस्सा जो सेपरेट कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए प्लस और माइनस साइन से, प्लस और माइनस साइन से अलग कर दिया जाए, उसे हम लोग टर्म्स कहते हैं। इन द एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y माइनस 7, अगर हम एक एक्सप्रेशन ले लिए 3x प्लस 4y माइनस 7, इसमें प्लस को हटा दो, माइनस को हटा दो, तो 3x एक इसका टर्म कहलाएगा, 4y इसका एक टर्म कहलाएगा, माइनस 7 एक इसका
टर्म कहलाएगा। मतलब समझ में आ रहा है बात? यानी कि प्लस और माइनस को उससे अलग कर दो तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म कहलाएगा। अब हमारा टर्म्स में, तो चलिए अब हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं और वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म। एक टर्म के अंदर कोफिशिएंट किसे कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये एक टर्म है ना। इस टर्म के अंदर कोफिशिएंट जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है? दो तरह का कोफिशिएंट होता है। एक ये जो 5 दिखाई दे रहा है, एक जो ये 5 आपको दिखाई दे रहा है, ये भी कोफिशिएंट है, और एक एक्स स्क्वायर है वो भी कोफिशिएंट है। 5 को हम लोग नाम देते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का पूरा स्पेलिंग यहाँ पे है, इसलिए हम बस इतना ही लिख रहे हैं। और एक्स स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। यानी कि जो वैल्यूज है, नंबर्स है, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और जो कांस्टेंट के अलावे, मतलब जो नॉर्मल कांस्टेंट है उसके अलावे जो नंबर है उसको हम बोल सकते हैं लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब एक आधा और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो 3xy है। अब 3xy में 3 क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और xy क्या कहलाएगा? लिटरल कोफिशिएंट, ठीक है ना। अब जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये समझो, है ना। जनरली क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसको समझो। जैसे कि एक ये पूरा एक एक्सप्रेशन दे दिया ऐसे, और हम पूछेंगे कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि लिटरल जो टर्म है एक्स स्क्वायर उसका कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट का हिंदी अर्थ अगर देखा जाए कि कोएफिशिएंट का पूरा लिख लीजिएगा, हिंदी अर्थ क्या होता है? तो हिंदी अर्थ होता है गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुना में जो अंक लगा हो। अगर इसको संधि विच्छेद करें तो ये गुना प्लस अंक होगा, ठीक है ना। मतलब समझने के लिए सही क्या होगा गलत क्या होगा वो तो वहाँ पे आप जाओगे संस्कृत देखोगे तो क्लियर होगा, है ना। वैसे गुना प्लस अंक, तो एक्स स्क्वायर के गुना में अंक क्या लगा हुआ है? अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछे तब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछे तब, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 5 लगाए तो आंसर हो गया 5। उसी तरह से इसी में हम लोग पूछे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो एक्स का गुणांक कौन है? एक्स का टर्म पहले ढूंढो, एक्स वाला टर्म कौन है? यही है ना। इसमें एक्स के गुना में क्या लगा है? +3, तो +3। अब क्वेश्चन मान लो ऐसे हो गया -3x स्क्वायर प्लस √2x, है ना। या फिर प्लस की जगह पे तुम क्या कर लो? माइनस कर लो, और +5। अब हम पूछे कोफिशिएंट ऑफ, चलो x का पावर 12 पूछ रहे हैं, यहाँ पे 12 दे दिए हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 12 क्या होगा? तो इसमें एक्स स्क्वायर x का पावर 12 का टर्म पहले ढूंढ लो, ढूंढ लिए, उसके बाद ये जो आंसर हुआ वो हो गया -3। अगर हम तुमसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x का कोफिशिएंट √2 मत बोलना, माइनस के साथ भी बोलना। अगर यहाँ प्लस छुपा रहता था कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम √2 भी लिखेंगे तो प्लस है √2 समझेंगे। लेकिन अगर -√2 x के गुणांक में है, x के गुना में, तो पूरा माइनस के साथ आंसर बोलना पड़ेगा। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये जो कोफिशिएंट वगैरह है उसको हम लोग पूरा डेफिनेशन अच्छे से लिखे हैं, आप उसे लिख लीजिए, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म, इसमें लिखे कि कंसीडर द टर्म 8x स्क्वायर, है ना। एक टर्म कंसीडर करिए 8x स्क्वायर। इन दिस केस 8 इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, है ना। 8 को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एंड एक्स स्क्वायर इज सेड टू बी द लिटरल कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर होगा उसे हम लोग क्या नाम देंगे? लिटरल कोफिशिएंट। मान लीजिए कि इन केस ऑफ 9xy, अगर 9xy हो, 3 गो टर्म हो, तो वी हैव न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एज 9 जो है वो क्या कहलाएगा? केवल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, एंड द लिटरल कोफिशिएंट एज xy, और xy को हम लोग क्या बोलेंगे? लिटरल कोफिशिएंट। तो लिटरल कोफिशिएंट का मतलब वेरिएबल टर्म, और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब कांस्टेंट टर्म उस टर्म के अंदर, ठीक है ना। आई होप कि ये क्लियर हो गया।
अब देखिए एक अगला है हमारा लाइक टर्म्स। देखो अगर लाइक टर्म्स का मतलब लो तो एक जैसा टर्म, हिंदी में समझने के लिए लाइक का मतलब पसंद मत याद रखना, पसंद करने वाले पद, ऐसे नहीं। लाइक टर्म्स का मैथमेटिक्स मीनिंग हुआ एक जैसे टर्म, उसे हम लोग लाइक टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। तो टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल कोफिशिएंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स। एक जैसे टर्म कैसे पहचाने, तो एक जैसे टर्म के में बोला गया है कि जिसके अंदर लिटरल कोफिशिएंट सेम हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट हो कोई बात नहीं, लिटरल कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया तो सब में एक्स स्क्वायर का टर्म हो तो उसे सेम लाइक टर्म्स कहेंगे। एक्स वाई का टर्म्स हो तो सब में एक्स वाई का टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है कि 15x स्क्वायर हो गया, -19x स्क्वायर हो गया, 35x स्क्वायर हो गया, आर ऑल लाइक टर्म्स बिकॉज ऑफ कि इसके लिटरल कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर हर जगह सेम है। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा गया है 8x स्क्वायर इंटू वाई, 5x स्क्वायर इंटू वाई, -7x स्क्वायर इंटू वाई। एक्स में ही स्क्वायर है और वाई है, एक्स में ही स्क्वायर है वाई है, एक्स में ही स्क्वायर है वाई है, तो लिटरल कोफिशिएंट सेम हुआ, तो लिटरल कोफिशिएंट बस सेम हुआ तो लाइक टर्म्स कहेंगे। ये अलग हो सकता है, ठीक है ना। आई होप कि आप समझ गए। अब जैसे मान लो हम 3x स्क्वायर वाई बोले, एगो कॉमा लगा के क्या बोल दिए 5x वाई स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म्स हैं? तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि इसमें x पे पावर 2 है और यहाँ पे y पे पावर 2 है, यहाँ एक y का पावर 1 है और यहाँ y का पावर 2 है, तो लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसे हम लोग लाइक टर्म्स नहीं कह सकते हैं। याद रहेगा बच्चों। अब देखो अगला है हमारा ऑन लाइक टर्म्स। तो ऑन लाइक टर्म्स का जस्ट उल्टा है ना, ऐसा टर्म जिसके अंदर लिटरल कोफिशिएंट सेम नहीं हो उसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे कि ये अभी जो था इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अनलाइक टर्म्स। क्या कह सकते हैं? अनलाइक टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ भी है टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल कोफिशिएंट्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ले लिए 5x स्क्वायर, देखिए कॉमा से सब सेपरेट है, 5x स्क्वायर हो गया, -10x हो गया एंड 15x क्यूब हो गया, आर अनलाइक टर्म्स। क्या है? क्या कि इसमें एक x का टर्म है, एक x क्यूब का टर्म है और यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म है, तो लिटरल कोफिशिएंट ही अलग हो गया, इसीलिए इसे अनलाइक टर्म्स कहते हैं। आई होप कि आपका सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, अपने कॉपी पे राइट डाउन करते जाएंगे तो अच्छी बात होगी ये, है ना, एक अच्छी आदत है ये आपका। अब हम लोग सुबह करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल, है ना। ये सब जो अभी तक पढ़े वो आपका बेसिक था, अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो है आपका चैप्टर। अब इसके काबिल आप बन गए कि पॉलिनोमियल आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपके सामने, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले लिखा हुआ है